सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के जितने भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं 4th सेमेस्टर में, जो कि दोस्तों ठाकुर पब्लिकेशन से हैं। जी हाँ दोस्तों, ठाकुर पब्लिकेशन से हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। दोस्तों इसमें हम लोग मैराथन तरीके से मैराथन क्लास में हम सारे बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न हमारे बहुविकल्पी बनते हैं दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है दोस्तों हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप लोग दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर जो आपका है वो जैव विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र है। उससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे, जितने भी 10, 12, 15 प्रश्न बनेंगे, चूँकि दोस्तों आपको पता है ये पेपर जो आपका होता है ये कितने नंबर का होता है सर? 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपके 5 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादातर बहुविकल्पी कराने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 5 ही बहुविकल्पी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर भी करा दूँगा और आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं वो तो मैं इस वीडियो में करा ही रहा हूँ। प्रीवियस ईयर भी करा दूँगा, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवा दूँगा। बस सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा? डार्विनवाद के द्वारा, जगदीश चंद्र बोस के द्वारा, या फिर ग्रेगर जॉन बेंडल के द्वारा, या लैमार्क के द्वारा? तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना सर? क्या हो जाएगा? डार्विनवाद हो जाएगा। अगला सेकंड नंबर हो जाएगा हीकल ने प्रस्तुत किया। हीकल ने क्या प्रस्तुत किया था सर? उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत, या जर्मप्लाव सिद्धांत, या प्रलयवाद का सिद्धांत, या पुनरावर्तन का सिद्धांत? तो भाई सेकंड नंबर का राइट आंसर क्या उन्होंने क्या दिया था? पुनरावर्तन का सिद्धांत। ठीक है ना सर? ऑप्शन पुनरावर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी की साइड यहाँ पर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कहता है कि मनुष्य में अवशेषी अंग हैं। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य में अवशेषी अंग हैं निमेशक पटल, त्वचा पर बाल, या उपरोक्त सभी, या पूंछ? तो भाई अवशेषी अंग की यहाँ पर बात की गई है दोस्तों, यहाँ पर 3rd नंबर। ठीक है ना? अवशेषी अंग, मनुष्य में अवशेषी अंग हैं, क्या है इसका जवाब? अगर आपको पता है नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है ना? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। जितने भी साथी यहाँ पर हैं सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, सबसे आसान है। और थोड़ा सा भी कंफ्यूज, इसमें एक ऑप्शन ऐसा है तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना? इसी वजह से मैंने इसको बताया कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। नियोपिलाइना जीव में गुण पाए जाते हैं। नियोपिलाइना जो जीव है आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना? गुण पाए जाते हैं किसका? इसमें आपका मोलस्का वाले गुण पे भी पाए जाते हैं और एनेलिडा वाले। नियोपिलाइना जो जीव है उसमें आपका एनेलिडा के गुण पाए जाते हैं और मोलस्का के भी गुण पाए जाते हैं। इस वजह से सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक करेंगे। ठीक है ना सर? 4th नंबर का सर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर लॉक कर देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन बनता है कि लैमार्क के विकास के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो लैमार्क के विकास के सिद्धांत को सर किस नाम से जानते हैं? लेंज के नियम, या अंगों की व्याख्या, या उपार्जित लक्षणों की वंशागत, या फिर लैमार्क लक्षण? तो भाई 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्क के विकास के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं सर? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्वेश्चन नंबर 6 कि वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है सर खगोल शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, या जीवाश्म विज्ञान? तो सर 6 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्मों का अध्ययन सर किस में किया जाएगा सर? जीवाश्म में किया जाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं जिनका आंसर जो होता है साफ साफ प्रश्न में लिखा होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है बस। क्वेश्चन नंबर 7 विषाणु तथा युगलीना दोनों हैं। विषाणु और युगलीना दोनों हैं, क्या हैं? संयोजी जीव हैं, कीट हैं, जंतु हैं, या प्राणी हैं? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों संयोजी जीव हो जाएंगे। ये दोनों क्या है भाई? संयोजी जीव होते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा 8 नंबर। 8 नंबर क्या होता है? 8 नंबर होता है यहाँ पर कि प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक व अकार्बनिक पर्यावरण के संपूर्ण संबंध को कहा जाता है। चलिए जल्दी से बताइए। ओके, तो यहाँ पर भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा सर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, है ना सर? क्या हो जाएगा सर? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा हमारा राइट आंसर दोस्तों।
पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा हमारा राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा सर? पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है। पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है, क्या हो जाएगा सर? वायरस, अमीबा, यूग्लिना या फिर आपका हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा सर? हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साइड। देखिए एक चीज़ अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पाए हैं कि यूग्लिना में और विषाणु में दोनों में होते हैं संयोजी जीव होते हैं, ठीक है ना। अब संयोजी जीव होते क्या हैं ये भी बारे में जान लेते हैं ना, कि प्राणियों के संयोजी ऊतकों का एक मुख्य गठन क्लोजेन होता है। क्या होता है? क्लोजेन नामक एक प्रोटीन होती है जो संयोजी ऊतक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करती है और यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं या संयोजी जीव कहते हैं। संयोजी जीव यही होते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा संयोजी जीव क्या हैं, संयोजी जीव क्या होते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाता है संयोजी जीव क्या हैं या फिर जैसे इसी में पूछ लिया जाएगा विषाणु तथा यूग्लिना में, तो अगर आपको पता है तब तो आप बता ही सकते हो, तब तो आप आराम से लगा ही सकते हो ऑप्शन कि हाँ भाई संयोजी जीव हो जाएंगे विषाणु और यूग्लिना दोनों, ठीक है। यूग्लिना, चलिए नीचे वाला हमारा यूग्लिना हो जाएगा। अगला हमारा राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूग्लिना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि समरूप अंग हैं। समरूप अंग हैं दोस्तों रचना के समान, कार्यविहीन, कार्य में समान या कार्य एवं रचना दोनों में समान। तो भाई 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? 10 नंबर का हो जाएगा यहाँ पर समरूप अंग होते हैं कार्य में समान। समरूप अंग वही होते हैं जो कार्य में समान होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर कि खाद्य कड़ी का सही क्रम है। खाद्य कड़ी का सही क्रम क्या हो जाएगा? घास, हिरण, घास हिरण खाता है, हिरण को भेड़िया खाता है, भेड़िया को शेर खाता है, या फिर घास सांप खाता है या सांप को हिरण खाता है, फिर हिरण कीड़े को खाता है, या फिर ए बी दोनों या उपरोक्त सभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि खाद्य कड़ी का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो आपको तो पता है यार खाद्य कड़ी का सही क्रम ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि घास जो है वो हिरण खाता है, फिर हिरण को भेड़िया खाता है, फिर भेड़िया को शेर खाता है। ऐसा नहीं है कि घास सांप को कभी घास खाते देखा है, नहीं देखा है, ठीक है। सांप को कभी घास खाते देखा है, नहीं देखा है। और कभी सांप को हिरण को खाते देखा है, नहीं देखा है। हिरण क्या कीड़ा खाता है, नहीं खाता है। तो सर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लॉक कर देंगे। अगला और आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, यानी इस चैप्टर का अभी और भी आगे चैप्टर होंगे। जैव विकास का प्रथम सिद्धांत दिया था। जैव विकास का प्रथम सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने किया था। किसने किया था सर? लैमार्क ने किया था। अगला यहाँ से हमारा दोस्तों शुरू होता है चैप्टर नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 का जो क्वेश्चन शुरू होता है बहुविकल्पी, पहला शुरू होता है कि पिग आयरन कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, पिग आयरन कहलाता है। पिग आयरन क्या कहलाता है? पिग आयरन कहलाता है, पिग आयरन कहलाता है दोस्तों कच्चा लोहा, सोना, ठोस लोहा या एल्यूमिनियम। बहुत ही दोस्तों आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के दृष्टि से इसको हम लोग देखेंगे। और आपको बता दें यहाँ पर जो दूसरा चैप्टर है वो खनिज एवं अयस्क है, दूसरा चैप्टर, ठीक है ना। उसी के यहाँ पर हम लोग सारे क्वेश्चन 10 से 12 जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि जो हमारा पिग आयरन होता है वो क्या होता है? वो आपका एक कच्चा लोहा होता है। पिग आयरन क्या होता है? कच्चा लोहा। चूँकि आयरन क्या होता है? लोहा। तो यहाँ पर ठोस लोहा तो कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो अगर आपको याद है पिग आयरन कच्चा लोहा तो आप आराम से इसको टिक कर सकते हो। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि ऐसी धातु जो सामान्य तापक्रम पर द्रवीय अवस्था में रहती है। सामान्य तापक्रम पर द्रवीय अवस्था में रहती है। निकिल कहलाता है, सोना कहलाता है, पारा कहलाता है या गैलियम कहलाता है। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? सर यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई 2 नंबर का राइट आंसर हमारा सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कहते हैं सर? पारा हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना सर। पारा हो जाएगा। इसी धातु सामान्य तापक्रम पर द्रवीय अवस्था में रहती है। क्या हो जाएगा सर? पारा हो जाएगा हमारा राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि धातु के प्रमुख गुण हैं। धातु के प्रमुख गुण हैं। तो सर धातु के प्रमुख गुण कौन कौन से हो जाएंगे? कठोरता, लचीलापन, धात्विक चमक या इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर का राइट आंसर हमारा सर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी धातु के प्रमुख गुण इसमें से कुछ नहीं होता है ना। धातु के प्रमुख गुण कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। धातु के प्रमुख गुण हैं
ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए। देखिए धातुओं के प्रमुख गुण की अगर हम बात कर लेते हैं, जो धातुओं के प्रमुख गुण होते हैं, यानी धातु क्या होते हैं, आघात वर्ध्य होते हैं, अर्थात इन्हें हथौड़े से पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु क्या किया जा सकता है, पीट पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका ये पहला गुण हो गया। दूसरा गुण इसमें ये भी होता है कि सभी धातुएँ चमकीली होती हैं। तो सभी धातुएँ क्या होती हैं, चमकीली होती हैं। उसके बाद यहाँ पर और हो जाएगी, धातुओं में उच्च घनत्व होता है। क्या होता है सर, उच्च घनत्व होता है। और सभी धातु ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। जैसे कि चांदी ऊष्मा और विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। चांदी क्या होती है, विद्युत ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा यहाँ पर 4th नंबर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 4th नंबर क्या कहता है कि किसी शुद्ध धातु, जी हाँ दोस्तों, किसी शुद्ध धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि कहलाती है। संपूर्ण विधि जो है वो क्या कहलाती है, संपूर्ण विधि क्या कहलाती है, धातु कर्म, सांद्रण, निष्पातन या भर्जन। तो राइट आंसर 4th नंबर का क्या हो जाएगा सर, धातु कर्म कहलाते हैं। यानी धातु को उसके अयस्क से प्राप्त करने की संपूर्ण विधि धातु कर्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर अपने सतह पर एक परत बना देती हैं, जिससे वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। इस क्रिया को कहते हैं, है ना सर, इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं। ओके, तो इस क्रिया को सर क्या कहते हैं, इस क्रिया को दोस्तों यहाँ पर हम लोग कहते हैं संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, संक्षारण कहते हैं। यानी धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीकृत होकर अपने सतह पर एक परत बना देती हैं, जिससे वह धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन वस्तु संक्षारित हो सकती है, कौन सी वस्तु है जो संक्षारित हो सकती है। क्वेश्चन हमारा दोस्तों यहाँ पर क्या कहते हैं, निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है, कौन सी वस्तु इसमें से है जो संक्षारित हो सकती है दोस्तों। ठीक है ना, आपको बताना यहाँ पर कि कौन सी ऐसी वस्तु है दोस्तों जो संक्षारित हो सकती है। मेरे भाई क्या होती है सर, संक्षारित हो सकती है। लकड़ी की मेज, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़, स्टील की कुर्सी या तेल तेपित लोहे की छड़। तो आपको तो पता है यार, तेल तेपित लोहे की छड़ जो है वो तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। लकड़ी की मेज, लकड़ी पे कभी ऐसे प्रकार का फफूंदी टाइप में या ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। तेल लेपित में तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा। स्टील की कुर्सी तो बिल्कुल नहीं। तो सर क्या हो जाएगा, खुले स्थानों पर रखी लोहे की छड़। खुले स्थानों पर रखी जो लोहे की छड़ें होती हैं उनमें ऐसा होता है, देखने को ऐसा जो है वो मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क क्या हो जाएगा, सोडियम, एल्यूमिनियम, लोहा या कॉपर हो जाएगा। तो सर 7 नंबर का राइट आंसर हमारा सर क्या हो जाएगा, यानी बॉक्साइड एक अयस्क है, किसका है, एल्यूमिनियम का। सर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर हम लॉक कर देंगे, एल्यूमिनियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इनमें से सांद्रण की विधि नहीं है। इनमें से सांद्रण की विधि नहीं है सर, इनमें से सांद्रण की विधि नहीं है। कौन सी विधि इनमें सांद्रण की नहीं है, तो वो हो जाएगा फेन प्लमन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि या निष्पातन या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो सर 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, निस्तापन हो जाएगा। इनमें से सांद्रण की विधि जो है वो निस्तापन नहीं है। अगला 9 नंबर हो जाएगा, वह पदार्थ जिसको खानों या मूल स्रोतों से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं। खानों या मूल स्रोतों से प्राप्त करते हैं उन्हें कहते हैं, जी हाँ दोस्तों, उन्हें कहते हैं। उन्हें कहते हैं दोस्तों, तो उन्हें क्या कहते हैं, खनिज, अयस्क, लौह पदार्थ या इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, खनिज कहते हैं। उन्हें खानों से मूल प्राप्त करने को क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं सर, उसे खनिज कहते हैं। अपारदर्शी एवं चमकदार पदार्थों को कहते हैं। अपारदर्शी और चमकदार जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, अधातु कहते हैं, उपधातु कहते हैं, यानी में से कोई नहीं।
तो भाई 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा। क्या कहते हैं सर, उसको धातु कहते हैं। अपारदर्शी एवं चमकदार पदार्थों को क्या कहते हैं सर, धातु कहते हैं। अगला हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन की, वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म किया जाता है तो उसे कहते हैं या उस कहलाती है प्रगलन, सांद्रण या फिर निस्तापन या फिर भर्जन। तो राइट आंसर सर क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हमारा हो जाएगा भर्जन। ठीक है ना सर, क्या हो जाएगा सर, भर्जन हो जाएगा। अगला और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कि मैग्नीशियम के अयस्क का नाम है। चलिए जल्दी से बताइए आप सभी साथी, ठीक है ना, जल्दी से आप सभी साथी बताएंगे क्या हो जाएगा यहाँ पर। मैग्नीशियम के अयस्क का नाम है मैग्नेसाइट, गैलेना, कॉपर ग्लास या बॉक्साइट। सर 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैग्नेसाइट। क्या हो जाएगा सर, मैग्नेसाइट हो जाएगा। 12 नंबर का राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, मैग्नेसाइट हो जाएगा। मैग्नेसाइट हो जाएगा सर, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन होता है यहाँ पे हमारा शुरू होता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या है, अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम दिया, तो अष्टक नियम जो था वो किसने दिया था, मेंडलीफ ने, आइजैक ने, न्यूलैंड ने या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 3rd चैप्टर जो है वो आवर्त सारणी से है। ठीक है ना, आवर्त सारणी से है, कहने का मतलब आपका पूरा केमिस्ट्री जो है वो यहीं पर है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा अष्टक नियम दिया। तो अष्टक नियम सर किसने दिया था, अष्टक नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था सर। किसने दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। कब दिया था पता है तो ज़रूर बताइएगा। मेंडलीफ ने आवर्त नियम कब दिया, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। आप लोगों ने हाई स्कूल में 10th में पढ़ा होगा, 10th में साइंस में पढ़ा होगा, मोस्टली सभी को पता है। कब दिया था मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम, कब दिया था उन्होंने, जल्दी से बताना है आप सभी को। अगला हो जाएगा 3rd नंबर के, निम्न में से किसमें सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मकता होती है। सबसे, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे प्रबल विद्युत ऋणात्मकता होती है सर, किसमें हो जाएगा, किसमें हो जाएगा। तो सर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3rd नंबर का किसके साइड चला जाएगा, तो भाई वो चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साइड। क्या हो जाएगा सर, एफ। ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन की संयोजकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कार्बन की संयोजकता होती है। तो सर कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, वो 4 कार्बन की संयोजकता होती है। कितनी होती है सर, 4 कार्बन की संयोजकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 5 नंबर की, आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या होती है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है सर, वर्गों की संख्या कितनी होती है, तो वर्गों की संख्या उसमें 9 वर्गों की संख्या होती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। तो सर 6 नंबर का राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर हमारा ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा। कार्बन का रासायनिक सूत्र CO2 होता है, आपको पता ही है। अगला हो जाएगा पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। पी ब्लॉक है ना, आप लोगों ने आवर्त सारणी देखी होगी, उसमें पी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है ना, क्या होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर, इसमें से कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो भाई राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, NH2, NP1-6। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या कितनी होती है सर। डी ब्लॉक में तत्वों की संख्या जो होती है वो उसमें 40 तत्व होते हैं सर। कितने तत्व होते हैं, 40 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं सर, 40 तत्व होते हैं। ओके सर, कितने तत्व होते हैं सर, 40 तत्व होते हैं। ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन 9 नंबर यहाँ पर कहता है दोस्तों, यहाँ पर कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, किसी समूह, कोई भी समूह है अगर उसमें किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर आयनिक त्रिज्या घटती है या सुचालकता घटती है या फिर घनत्व घटता है या धात्विकता बढ़ती है। तो राइट आंसर 9 नंबर का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सर हमारा ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। किसके साइड सर, घनत्व घटता है। अगला हो जाएगा 10 नंबर की, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान है। आवर्त सारणी में कौन सा स्थान है, 7वां आवर्त या 7वां वर्ग या फिर 4था आवर्त
या 7वां वर्ग, या 3rd आवर्त, या 7th वर्ग, या 2nd आवर्त, या 6th वर्ग। राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ओके, बहुत बढ़िया। राइट आंसर से 10 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीसरी आवर्त सारणी और 7वां वर्ग। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार है वो क्या हो जाएगा? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार हो जाएगा वो परमाणु क्रमांक हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर? परमाणु क्रमांक हो जाएगा। 12 नंबर के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 2, 10, 18 या 8। तो द्वितीय आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है वो कितनी होती है सर? वो होती 8 तत्वों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में अम्लीय ऑक्साइड है। निम्न में सर अम्लीय ऑक्साइड है Al2O3, K2O, MgO या P2O5। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर का? तो वो हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी के साइड चला जाएगा, यहाँ पर P2O5 अम्लीय ऑक्साइड हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बनता है हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में क्षारीय धातु है। निम्नलिखित में क्षारीय धातु है NaAl, Be या Zn। तो आपको पता है NaCl, ठीक है ना। NaCl क्या होता है? तो उसमें का जो Na है ये क्षारीय धातु हो जाएगा। इसमें Na जो है वो क्षारीय धातु होता है। चैप्टर नंबर दोस्तों 4 की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 4 की ओर चलते हैं और इसके बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो हम लोग इसके देखने वाले हैं। यानी इसका चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा। स्थिर विद्युत आवेश तथा विद्युत धारा, ये होता है इस चैप्टर का नाम दोस्तों, ठीक है ना। इसमें भी जितने भी 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। इसमें भी जितने भी 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है यार 25 नंबर का पेपर होता है। 5 ही बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। 5 ही बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की ओर देखेंगे जो कि हमारा कह रहा है कि वैद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी है। वैद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है सर? पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साइड चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला सेकंड नंबर हो जाएगा विद्युत आवेश का मात्रक कहलाता है। विद्युत आवेश का मात्रक जो है दोस्तों वो कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? वो हो जाएगा हमारा कूलाम, एम्पियर, वॉट या ओम। सेकंड नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कूलाम, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा के में रूपांतरण का उदाहरण है मिक्सी, बल्ब हीटर, प्रेस या उपरोक्त सभी। तो भाई थर्ड नंबर का तो आपको तो पता ही क्या हो जाएगा, मिक्सी जो है वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है तो उसे कहते हैं। धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है तो उसे कहते हैं सर, उसे क्या कहते हैं सर, है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यहाँ पर दिष्ट धारा। दिष्ट धारा उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि एबोनाइट की क्षण को रेशम के से रगड़ने पर क्षण हो जाती है ऋणावेश, धनावेश दोनों हो जाती है, या इनमें से कोई नहीं होता है, किसी भी प्रकार की नहीं होती। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा 5 नंबर का सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋणावेश होती है। क्या होती है? अगर एबोनाइट की छड़ है उसको रेशम के धागे से रगड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? ऋणावेश होता है। अगला हो जाएगा आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश तो आपको पता ही सर कितने प्रकार के होते हैं, ऋणावेश, धनावेश, यानी ऑप्शन नंबर सर बी के साइड चला जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। अगला हो जाएगा 7 नंबर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 16 × 10 की घात -10 कूलाम, या 1.6 × 10 की घात -16 कूलाम, या 1.6 × 10 की घात -9, या 1.6 × 10 की घात -19। राइट आंसर 7 नंबर का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। अगला हो जाएगा शुष्क सेल में जस्ते का पात्र होता है। शुष्क सेल में जस्ते का जो पात्र होता है जिसमें भरा होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या अमोनियम क्लोराइड। 8 नंबर का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड जो है वो भरा होता है जस्ते के, ठीक है ना।
9 नंबर हो जाएगा कि किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है। कौन सा सेल है जिसको पुनः अवशोषित किया जा सकता है? सीसा संचायक सेल, शुष्क सेल, वोल्टीय सेल या डेनियल सेल। ठीक है ना। 9 नंबर का राइट आंसर हमारा सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीसा संचायक सेल हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए, सीसा संचायक सेल। प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध का मात्रक, इसका जवाब आपको दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में देना सबसे आसान है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सिंपल सा आंसर है। ठीक है ना। यहाँ से हमारा शुरू होता है दोस्तों चैप्टर नंबर 5 जो है ना। चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपका क्या है? चुंबकत्व है। ठीक है ना। चुंबकत्व है, और चुंबकत्व से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे लगभग इसमें से कम ही प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा चैप्टर है, ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं की गई हैं, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, चुंबकीय पदार्थ है, इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? लोहा। तो यार आपको तो आप अंदाज़ा लगा के ऐसे मार सकते हो, बिना ऑप्शन सुने ही मार सकते हो कि हाँ भाई चुंबकीय पदार्थ इसमें लोहा हो जाएगा। रबड़ होगा नहीं, पीतल होगा नहीं, तांबा होगा नहीं, लोहा ही को चिपकाता है, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। अगला हो जाएगा सेकंड नंबर की, चुंबकत्व का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है चुंबक के मध्य बिंदु पर, चुंबक के किसी एक सिरे पर, या चुंबक के दोनों सिरे पर, या चुंबक के सिरों से कुछ दूरी पर। सेकंड नंबर का राइट आंसर हमारा सर हो जाएगा चुंबक के दोनों सिरों पर सबसे ज़्यादा अधिक आकर्षण होता है चुंबक के दोनों सिरों पर। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस में वैद्युत चुंबक का उपयोग नहीं होता है? किस में वैद्युत चुंबक का उपयोग नहीं होता है? पंखे में, टेलीफोन में, विद्युत घंटे में, या विद्युत हीटर में। तो भाई चुंबक का प्रयोग जो है वो किसमें नहीं प्रयोग किया जाता है वो आपको यहाँ पर बताना है ना। तो पंखे में बिल्कुल किया जाता है, टेलीफोन में भी किया जाता है, और विद्युत घंटी में भी किया जाता है, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर विद्युत हीटर जो है उसमें इसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता। ठीक है ना दोस्तों, इसमें इसका प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता है विद्युत हीटर में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है। चुंबकीय प्रभाव जो है वो आर पार नहीं निकल पाता है लोहे की चादर से, लकड़ी के तख्ते से, कागज़ से, या उपरोक्त सभी के, है ना। तो यहाँ पर इसका प्रभाव किससे आर पार नहीं निकल पाता है वो आपको बताना दोस्तों, है ना। क्या बताना सर? वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 4th नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ना, 4th नंबर का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लकड़ी के तख्ते से। कागज़ के इधर से उधर अगर आप लगाएंगे चुंबक वो चिपक जाएगा, लेकिन लकड़ी के तख्ते से इधर उधर नहीं चिपकेगा। लोहे की चादर, अगर लोहे की चादर है उसमें आप जैसे होता नहीं कहीं कहीं पे, जैसे मान लो कोई लोहे की थाली है, मान लो लोहे की थाली है, तो उसमें नीचे आप चुंबक चिपकाएंगे, ऊपर अगर किसी वस्तु को थाली के अंदर चिपकाएंगे तो चिपक जाएगा दोनों, क्योंकि आर पार हो जाता है उसका प्रभाव। लेकिन कभी भी लकड़ी में नहीं होता है इस प्रकार का। अगला हमारा क्वेश्चन होता है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है, या चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, या चुंबक का सही परीक्षण आकर्षण है, या फिर कोई नहीं सर। 5 नंबर का राइट आंसर आपको तो पता ही क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए, यानी चुंबक के समान ध्रुवों में आकर्षण होता है ना, ये हो जाएगा। इसमें से ये असत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6 नंबर कि चुंबकीय सामग्री को अपनी ओर करता है आकर्षित, प्रतिकर्षित, ये भी दोनों, ये कोई नहीं। तो भाई आपको तो पता ही यार, कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करता। लोहे को कभी वो प्रतिकर्षित नहीं करेगा, उसके ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित कर सकते हैं, लेकिन वो उसको नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, उसको हमेशा आकर्षित करता है, अपने जो चुंबकीय सामग्री को होता है उसको आकर्षित करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट देखेंगे, यहाँ से हमारा दोस्तों शुरू होता है चैप्टर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका ब्लड है। क्या है सर? ब्लड है। चैप्टर नंबर 3 जो है वो आपका ब्लड है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको अलग नहीं देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे जितने भी 10 से 12 क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा कहता है कि मनुष्य शरीर में रुधिर की मात्रा होती है। सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी होती है? तो आपको पता है 5 से 6 लीटर होती है। सामान्य मनुष्य की बात की जा रही है। यहाँ पर रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? तो रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? ब्राउन ने, विलियम हॉर्वे ने, या लैंड स्टीनर ने? राइट आंसर दोस्तों लैंड स्टीनर हो जाएगा हमारा यहाँ पर रुधिर वर्ग की खोज। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, रुधिर कणिकाएं, या लिम्फोसाइट। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये सभी आपको पता ही क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमेशा से हम लोग पढ़ते हैं। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा हम लोग पढ़ते आते हैं। तो सर 3rd नंबर का भी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा क्या है? अभी क्या कोरोना टाइम में जिसको कोरोना था तो उसका प्लाज्मा जो है रुधिर को मथ के, जैसे मट्ठे को मथा जाता है, दही को मथा जाता है,
उसी तरह से मथ के उसके प्लाज्मा निकाल के दूसरे को चढ़ाया जाता था। अगला हो जाएगा RH कारक है। RH कारक है दोस्तों, यहाँ पर सभी को बताना है, आप सभी साथी बिल्कुल। क्या हो जाएगा सर? 4th नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा रुधिर कणिकाएँ हैं। सॉरी प्रतिजन हो जाएगा, है ना, प्रतिजन हो जाएगा। RH कारक है, क्या है? प्रतिजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कहता है कि शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को कौन सी रुधिर कणिकाएँ समाप्त करती हैं, यानी उसका भक्षण करती हैं? प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएँ, या लाल रुधिर कणिकाएँ, या हीमोग्लोबिन्स? तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रुधिर कणिकाएँ जो होती हैं वो आए हुए जीवाणुओं का भक्षण करती हैं, उनको समाप्त करती हैं। रुधिर आधार में कौन सा रुधिर सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही की बात यहाँ पर की गई है, सर्वदाता की नहीं, सर्वग्राही की, सभी का ले सकता है वो, चाहे जो ब्लड ग्रुप हो उस ब्लड ग्रुप को अपने में समाहित कर सकता है। और सर्वदाता तो आपको तो पता ही है, ठीक है, सर्वदाता और सर्वग्राही दोनों यहाँ पर आपको बताना है। तो सर्वग्राही दोस्तों जो होता है वो AB होता है, और सर्वदाता जो होता है वो O होता है। O ग्रुप ब्लड ग्रुप सभी को दे सकता है, और AB जो है वो सभी से ले सकता है, ठीक है ना। और अगर इधर उधर मतलब इधर जैसे AB वाले को B को चढ़ा दिया, या फिर A वाले को O को चढ़ा दिया, तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होती है मतलब 2-4 घंटे के बाद मनुष्य की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। 7 नंबर की रुधिर देने वाले व्यक्ति को कहते हैं दाता, ग्राही, A और B दोनों, या इनमें से कोई नहीं। रुधिर देने वाले को क्या कहते हैं सर, है ना? देने वाले को क्या कहते हैं सर? दाता कहते हैं, और लेने वाले को कहते हैं ग्राही कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ताज़े जमे हुए प्लाज्मा को -25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर कितने महीनों तक संग्रहित किया जा सकता है? 8 महीनों तक, 10 महीनों तक, 12 या 6 महीनों तक? तो भाई 8 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा भाई, इसको हम लोग 12 महीनों तक यानी 1 साल तक इसको हम संरक्षित कर सकते हैं। अगला हो जाएगा 9 नंबर के श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जरूर क्वेश्चन पढ़ा होगा, है ना। चलिए जल्दी से बताइए आप सभी साथी कि ये श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल होता है 10 घंटे उपरोक्त सभी, या फिर 24 से 30 घंटे, 18 से 22 घंटे। तो यार ये चीज़ें आपको पता हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको पता हैं कि ये मतलब 24 से 30 घंटे तक सिर्फ जीवित रहती हैं, इनका जीवन काल। उसके बाद नई रुधिर कणिका फिर जो है वो तैयार हो जाती है। तो इनका जो जीवन काल होता है वो 24 से 30 घंटे तक ही उनका जीवन काल होता है। अगला हो जाएगा यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो रुधिर कणिकाएँ 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 3 प्रकार की, यानी में से कोई नहीं। तो भाई 10 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा, जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा। और आज का जो चैप्टर नंबर है वो 7 है, और आज का लास्ट चैप्टर, यानी इतने ही चैप्टर आपके साइंस वाले में हैं। रक्त संबंधी रोग, ठीक है ना, ब्लड रिलेटेड डिजीज़ जो हैं, रक्त संबंधी रोग जो हैं, इसमें भी आपके थोड़े से ही क्वेश्चन बनेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें भी नहीं बनते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें भी नहीं बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपको बनेंगे, वो सारे यहाँ पर आपके मैं करवाने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, एड्स रोग फैलता है परजीवी द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जो एड्स रोग है, एड्स रोग का आप लोगों को नाम पता होगा, इसका पूरा नाम भी पता है, कार्डियोइम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम जो होता है इसका पूरा नाम होता है। और यहाँ पर बात करते हैं जो एड्स रोग फैलता है वो किससे फैलता है? विषाणुओं से फैलता है। सर किससे फैलता है? विषाणुओं से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि एड्स नहीं फैलता है छींकने पे, मच्छर काटने से, खाने पीने से, या इन सभी से? तो भाई इन सभी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? इन सभी से हो जाएगा, क्योंकि खाने पीने से नहीं होता है, ना छींकने से होता है, ना मच्छर से होता है, ठीक है ना, वो लैंगिक संबंधों से होता है इन सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा दोस्तों, मेल फीमेल का संबंध बनाने से जो होता है वो एड्स होता है। बाकी यहाँ पर छींकने, मच्छर से, खाने पीने से नहीं होता है। अगला हो जाएगा रक्त संबंधी बीमारी है, हेपेटाइटिस या फिर पॉलीसिथेमिया या फिर एड्स, या उपरोक्त सभी। तो ब्लड वाली यहाँ पर जो संबंधित बीमारियाँ हो जाएंगी वो सभी हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों ब्लड जो है, ब्लड टू ब्लड जो है वो फैलता है एड्स, और पॉलीसिथेमिया जो है ये भी फैलता है। हेपेटाइटिस जो आपको पता है हेपेटाइटिस बी होता है, सबसे खतरनाक होता है, जो कि ब्लड टू ब्लड फैलता है, ब्लड से ब्लड टच होने में फैलता है। और ये जो इसमें होता है सबसे बड़ा बात होता है यहाँ पर लिवर डैमेज करता है ये, और यह उपरोक्त सभी। तो सही रहेंगे यहाँ पर राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हेपेटाइटिस बी एक रोग है, विषाणु संक्रमक, जीवाणु संक्रमक, या AFD दोनों, या इनमें से कोई नहीं। सर 4th नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का विषाणु संक्रामक होता है। क्या होता है सर? हेपेटाइटिस बी जो होता है वो विषाणु संक्रामक होता है, ठीक है। अगला और आज का लास्ट प्रश्न कि HIV श्वेत रुधिर कणिकाओं में प्रवेश कर
इन्हें कर देता है, विखंडित, नष्ट या वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या है, HIV श्वेत रुधिर कणिकाओं में प्रवेश कर इन्हें कर देता है, नष्ट कर देता है। सर क्या कर देता है इनको सर, नष्ट कर देता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का सेशन जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और सेशन आपको पसंद भी आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है ना, तो वीडियो को आपको क्या है, आपको तो पता ही क्या करना होता है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना होता है, शेयर करना होता है। वीडियो को लाइक करके आप मनोबल भी बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं ऐसी किसी अपडेट के लिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।